बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मैं आपको बताऊँगा जो फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर आया। वैसे तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप बात करते हैं तो फ़ौजी अदालत तो कोई अदालत नहीं होती। अभी इसके ऊपर पूरी दुनिया से रद्द-ए-अमल आएगा। इससे आप देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा से रद्द-ए-अमल आएगा, अमेरिका से, यूरोप से, बरतानिया से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा कि फ़ौजी अदालत कोई अदालत नहीं होती। हाँ, फ़ौज के अंदर अदालत होती है, लेकिन फ़ौज के अपने अंदर जो एक रूल्स होते हैं वहाँ पे अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है उस इदारे का मुलाजिम तो उसके ऊपर वो अदालत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो सिविलियंस हैं उनके लिए तो अलग से बहुत सारी अदालतें मौजूद हैं। वहाँ पे पूरा एक जुडिशल सिस्टम है, तो सिविलियंस को वहाँ पे ट्रायल किया जाता है क्योंकि सिविलियंस फ़ौज के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं आते, वो उससे बाहर है, तो उनको फ़ौजी अदालतों में नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी थी। ये बड़ा मज़ाक़ा केस है, लेकिन दुनिया के अंदर से जो आवाज़ें आएंगी लोग पाकिस्तान पे हंसेंगे कि इस मुल्क के अंदर आज भी सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में सजाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल है, लेकिन वो बताने से पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। ये जनूबी वज़ीरिस्तान से खबर आई है। दहशतगर्दों ने अटैक किया एक चेक पोस्ट के ऊपर और वहाँ पे 16 जवान पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये एक ग्रुप की जानिब से सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बनाया गया, 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और दूसरी जानिब फायरिंग के तबादले में 16 जवान शहीद हो गए हैं। उसके बाद से अब उस इलाके के अंदर एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतनी दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और चाइनीज़ जो है उनके ऊपर भी अटैक होता है, जितने हसास मकामात हैं वहाँ पे भी अटैक होता है और बार बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे में क्या हम इस तकसीम के मुतहम्मिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान में हो रही है? जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी पूरी तवानाइयाँ सियासी मुखालफीन को गिराने की बजाय इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फोकस होनी चाहिए और पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमतों को मिलकर इदारों के साथ बैठकर मैकेनिज़्म बनाकर पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का कलाकमा करना चाहिए और दहशतगर्दी की रोकथाम करनी चाहिए। लेकिन उस तरफ हमारा फोकस शायद बहैसियत कौम नहीं है। आज पूरी की पूरी जो हुकूमती जमात है वो सेलिब्रेशंस कर रही थी इस बात पे और वो ये कह रहे थे कि जब बाकियों को भी सज़ा मिलेगी तो हम इसके ऊपर जश्न मनाएंगे। नून लीग इसको सेलिब्रेट कर रही है, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शर्म से मुंह अपने रेत में दबाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त इस रजीम के बेनिफिशरी सियासतदान हैं वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि जनाब फ़ौजी अदालतों से अपने सिविलियंस को सजाएं दिला दी हैं। इनकी जमहूरियत के ऊपर आप लानत भेज सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जमहूरियत के अंदर कोई भी इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों से सजाएँ होंगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जी मजबूरी थी, हालात ऐसे हैं, हम इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है। इस तरह के बयानात सियासत दें तो अच्छा लगता है, सियासतदान अगर ऐसे बयानात दें ठीक लगता है, लेकिन सियासतदान अगर इसको सेलिब्रेट करें कि आम सियासी कारकुनों को उनके एहतजाज के नतीजे में या तोड़ फोड़ के नतीजे में जहाँ सिविलियन अदालतों को सज़ाएँ देनी चाहिए थी वो अदालतें फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ दी जा रही हैं, वही सज़ाएँ, तो इस पे जो है वो सबको सर नीचा करना चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है बदकिस्मती से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी जो है ना वो इससे मिलता जुलता ही है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को सजाएं, इमरान खान को फ़ौजी अदालत में ले जाने का मनसूबा है। आज का फैसला गैर आईनी है, यानी ये बात तो हुकूमत ये चाहती है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि इमरान खान को फ़ौजी अदालत में ले जाया जाए। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ तो इमरान खान साहब को वो फिक्स कर नहीं सके और उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को फ़ौजी अदालत में ले जाए, लेकिन बैरूनी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देखेंगे आपको यूरोपीय यूनियन से, आपको अमेरिका से, आपको अक़वाम मुत्तहिदा से, बहुत सारी जगहों से आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि इन फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर इंटरनेशनली किस तरह की राय सामने आती है, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें क्या कहती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें क्या कहती हैं, इसके ऊपर जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहती है। आपको बहुत कुछ आने वाले दिनों में सुनने के लिए मिलेगा। आपको पता चलेगा कि फ़ौजी अदालतों में सजाएं देने पर किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है और कोई रद्द-ए-अमल आना शुरू भी हो गया है। कल इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।
اچھا، آج کے دن تک عمران خان صاحب نے مہلت بھی دی ہوئی ہے. اگر حکومت نے مذاکرات کیے تو ٹھیک ہے، اگر مذاکرات نہ کیے حکومت نے تو پھر ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیں گے، اور اس میں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے کہ آپ نے اپنے ریمیٹنسز پاکستان میں نہیں بھیجنے. اور اگر اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی بات مانی تو حکومت کے لیے مشکلات بڑھنے کا آغاز ہو جائے گا. اگلے مرحلے میں عمران خان صاحب کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا سول نافرمانی کی تحریک کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا، یہ تو عمران خان صاحب جانتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں رہے گا حکومت کے لیے، جیسے کہ اب تک کوئی بھی چیز حکومت کے لیے جو بھی عمران خان صاحب نے کہی وہ آسان نہیں رہی. تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسلام آباد میں کہا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ اگر عمران خان کو فوجی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ بہت برا دن ہوگا. ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہم اسی سے ابھی تک نہیں نکل سکے. انہوں نے کہا میری اسٹیبلشمنٹ سے اپیل ہے کہ ایسا نہ کریں، اس ملک میں بسنے والے شہریوں کو ریوڑ نہ سمجھا جائے. فوجی عدالتوں سے ہمارے لوگوں کو سزاؤں کے باوجود ہم اب بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات کی جو ڈیڈ لائن دی ہے اسے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں، ہم ملک کی خاطر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. فوجی عدالت کے فیصلے غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، یہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا. انہوں نے کہا فوجی عدالت نے 25 افراد کے مقدمات کے جو فیصلے سنائے ہیں وہ غیر قانونی ہے، وہ غیر آئینی ہے. فوجی عدالتیں صرف اپنے ملازمین کے ڈسپلن پر کارروائی کر سکتی ہیں. اگر کوئی سویلین فوجی تنصیب پر حملہ کرے تو فوجی جج کیسے کیس سن سکتا ہے. انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو تابع کرنے کی کوشش کی گئی، اب ضروری ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فل بینچ متنازع ترمیم کا فیصلہ کرے. اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط اور بھی لکھا ہے. منصور علی شاہ صاحب بار بار یاد دلا رہے ہیں ایکچولی انہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہونا چاہیے تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا، سینیورٹی کو نظر انداز کر دیا گیا. لیکن منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا اور وہ ابھی بھی اپنی سیٹ پہ موجود ہے. دوسری جانب منصور علی شاہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کیونکہ ایک متنازع چیز ہے اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری سپریم کورٹ کا سٹرکچر بدل گیا ہے اور اس کے خلاف درجن سے زیادہ درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا اس معاملے کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے، تمام ججز بیٹھے اپنے دماغ سے فیصلہ کرے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم درست ہے یا غلط ہے. اگر یہ غلط ہے تو پورا سپریم کورٹ اس کا سٹرکچر واپس ٹھیک ہو جائے گا، اگر ججز کہیں گے یہ ٹھیک کام ہوا ہے تو پھر ایسے ہی چلے گا. لیکن وہ کیس ابھی تک لگایا نہیں جا رہا. سننے میں آ رہا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں اس کیس کو شاید سنا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ کیس لگتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے مذمت کی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا عمر ایوب صاحب کا جو اپوزیشن لیڈر ہے. انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے اعلان پر جو رد عمل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کے خلاف ملٹری کورٹس کی سزاؤں کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں اور فوجی عدالتوں کی جانب سے پی ٹی آئی کے زیر حراست افراد کے خلاف سنائی گئی سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں. زیر حراست افراد عام شہری ہیں اور ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. فوجی عدالتیں جو عام شہریوں کو سزائیں سناتی ہیں بنیادی طور پر کینگرو عدالتیں ہیں. فوجی عدالتیں قانونی طور پر ریاست کی عدالتی طاقت کی شراکت دار نہیں ہو سکتی. مسلح افواج ریاست کے انتظامی اختیار کا حصہ ہے. ایسی عدالتوں کا قیام عام شہریوں سمیت عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. ایسے فیصلوں سے آئین کی بنیادی خصوصیت طاقت کی تقسیم کی نفی ہوئی ہے. یہ جناب عمر ایوب صاحب نے اس کا رد عمل دیا ہے. اب عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آ جائیں ناظرین. اس میں عمران خان صاحب نے ایک تو وارننگ دی ہوئی ہے، دوسرا ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ میرا ٹویٹر ہینڈل پاکستان میں نہیں آئے گا، وہ پاکستان کے باہر رہے گا. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ تنقید کی تھی. شیر افضل مروت صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ تنقید کی تھی اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان میں لایا جائے. لیکن میرا ایک بنیادی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک پاکستان تحریک انصاف کا سیاستدان اپنا ہاتھ کھڑا کرے اور وہ یہ کہے کہ وہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان صاحب کی مرضی سے پاکستان میں چلا سکتا ہے. کوئی ایک شخص ہاتھ کھڑا کرے. چیلنج ہے میرا کہ جو عمران خان صاحب لکھ کر دیں یا جو عمران خان صاحب بولیں وہ اس کو اناؤنس کر کے عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالے اور اس کی ذمہ داری اٹھائے کہ جی ٹویٹر اکاؤنٹ میرے پاس ہے، جو عمران خان صاحب نے کہا میں نے وہ ٹویٹ کر دیا، کر کے دیکھ لے. کوئی ایک بندہ یہ جرت کرے اور ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، یہ کر ہی نہیں سکیں گے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب جیل میں کچھ اور سوچتے ہیں اور ٹویٹر پہ کچھ اور چلتا ہے، تو ان میں آپس میں ربط کوئی نہیں ہے.
वो प्रोपेगेंडा खत्म हुआ तो अब कहा गया कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसे पाकिस्तान में बुलाया जाए। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है कि जिस इमरान खान साहब का असल स्टेटमेंट बाहर नहीं आता, असल स्टेटमेंट बाहर लाने के लिए, असल अहकामात बताने के लिए इमरान खान साहब को अपनी बहन या अपनी बीवी से मिलना पड़ता है, वैसे उनका स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आता, तो वो लीडरशिप इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान में चला के हैंडल कर सकती है? सवाल तो ये है। वो नहीं कर पाएंगे और ये सब जानते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से वो 4 लेवल ऊपर का है। पार्टी उतना बोझ उठा ही नहीं सकती, यानी सारी पार्टी मिलकर भी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट का बोझ नहीं उठा सकती। 21 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट है, सबसे ज़्यादा असर इस अकाउंट का है और दुनिया भर के बड़े लीडर और बहुत बेशुमार लोग, बेशुमार इदारे इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो जब कोई बोझ उठा नहीं सकता तो यहां मंगवाने का फायदा क्या है? और वैसे भी जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं वो तो सारे अपनी जान बचा के गए यहां से, वरना आप देखें ना लोगों की हालत क्या हो रही है। अवैस यूनुस को भी छोड़ा 3 हफ्ते के बाद, आप उसकी हालत देखें, जाके उसके घर में चेक करें। इंतजार पंजूता को छोड़ा, उसको 25 दिन रखे, उनको जाए अभी जाकर मिले आप, अभी भी उनकी ज़हनी और जिस्मानी हालत आप चेक करें। मेरे साथ जो किया वो अलग है, जिस आदमी को भी उठाया उसके साथ ऐसा किया गया कि जब वो छूट कर आया तो वो ऐसा लगता था जिंदा लाश है। यही किया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? सारे उठाए जाएं और इमरान खान साहब को उठाकर गायब किया नहीं जा सकता क्योंकि वो साबिक वजीर आज़म है, तो उनको जेल के अंदर ही रखना पड़ेगा। वहां उन्हें तंग भी करते हैं। अब इमरान खान साहब की जनाब हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। तो बहुत तगड़े आदमी हैं, बड़ी तकालीफ उन्होंने इस उम्र में बर्दाश्त की है। अच्छे खासे जवान ऐसी तकालीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तन्हाई बड़ी खौफनाक चीज़ है। मैंने गुजारे 5 महीने तन्हाई में। इमरान खान साहब को बार बार ये तन्हा कर देते हैं ना, किसी को इस तकलीफ का आइडिया ही नहीं है। जब एक आदमी को आप अकेला बंद कर देते हैं एक सेल के अंदर और आप उसकी बात नहीं सुनते या आप उससे बात नहीं करते तो 24 घंटे भी बहुत होते हैं। और इमरान खान साहब को कई कई दिन बार बार अकेला रखा जाता है, इसके बावजूद वो आदमी इनसे नहीं टूट रहा। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने 1-2 स्टेटमेंट और दिए हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदार वो है जिन्होंने CCTV फुटेजेस चोरी की, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई, वही जज, ज्यूरी और जल्लाद बने, सजाएं भी सुना रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून है, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और चीज़ पे इमरान खान साहब ने एतराज़ किया। मोहसिन नकवी साहब गए थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिले हैं, उसकी जो फुटेज जारी हुई उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने एतराज़ किया था। लेकिन देखें, वहाँ पर एक सूबाई हुकूमत है, उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बड़े अहम मामला देखने होते हैं। यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और बेशुमार चीज़ें हैं। वफाक और सूबे के बीच में एक वर्किंग रिलेशन रहता है और वो रहना चाहिए, उसके बगैर फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना आप। अब चाहे जाली हुकूमत बनी हुई है फेडरेशन में, लेकिन उनके बगैर गुजारा नहीं है ना। उन्हीं से पैसे लेने हैं, उन्हीं से मामला तय करने हैं, पॉलिसी वहाँ से आएगी। जो आपके प्रॉब्लम है आप उनको बताएंगे, जो उनके प्रॉब्लम है वो आपको बताएंगे, तो मिलकर ही आप चल सकते हैं, ऐसे आप चल नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ पे इमरान खान साहब ने एतराज़ किया, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी एतराज़ किया कि आप एहतजाज के 100 तरीके होते हैं, काली पट्टी बांध सकता है बंदा और 100 तरीके होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो जुमले इस्तेमाल किए मैं एज इट इज आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि लोगों के घरों में मातम हो रहा है, हमारे लोगों की अगर कोई मजबूरी हो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर कत्ले आम के कातलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। एक इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब का मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, इनके ऊपर बहुत सख्त मुश्किलात नहीं, ये पार्टी छोड़कर चले गए और बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन फवाद चौधरी वो शख्सियत है जो जिनको इस वक्त सबसे ज़्यादा जल्दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाए। यानी मैं तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग मेरे दोस्त हैं, फवाद चौधरी साहब से भी बहुत सलाम दुआ और बातचीत होती रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनका गुजारा नहीं हो रहा कि मैं इस तहरीक का हिस्सा बनूं, वो फवाद चौधरी साहब हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ। पहले फवाद चौधरी साहब की तनकीद जो है वो PTI की लीडरशिप पे रहती थी और आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को वो कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा। फवाद चौधरी साहब को ये लगता है कि अगर ये सारे लोग एक स्टेप नीचे आ जाएं तो शायद मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ है। अब जो उनके बारे में इमरान खान साहब ने हुक्म भेजा जेल से, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया फवाद चौधरी से बहुत नाराज़ है क्योंकि लगातार फवाद चौधरी साहब सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे और सोशल मीडिया उसके ऊपर रिएक्शन भी दे रहा था।
अच्छा, कुछ जो फवाद चौधरी साहब ने चीज़ों की निशानदेही की है ना, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ तो कुछ चीज़ें उन्होंने ठीक कही, लेकिन जब आप सबको रगड़ा लगा देते हैं ना, सोशल मीडिया आप कह देते हैं, तो ये बेचारे लोग मार खाए हुए हैं। इनको तकलीफ है कि जी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, इमरान खान के ऊपर इद्दत वाला केस चला, इनके लीडर के गिरबान पे हाथ डाला गया, इनके लीडर की बीवी को जो है वो रुस्वा किया गया, घर की खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, औरतों को और बच्चियों को अगवा किया गया, बच्चों पे टॉर्चर किया गया, बेशुमार जुल्म और जबर की कहानियां, लोगों को गोलियां तक तो मार दी गई। तो फिर लोग अपना गिला और शिकवा करते हैं, हर एक का करने का अपना अंदाज होता है। अब वो सारे के सारे ट्रेंड लीडर तो नहीं है ना कि एक जैसी बात करें। सोशल मीडिया है, जिसको जो समझ आती है वो उस अंदाज में अपना दुखड़ा वो बेचारा बयान करता है। अब जनाब फवाद चौधरी साहब के बारे में जो जेल से इमरान खान साहब को हुक्म आया, वो ये बताते हैं जी कि बजरिया वकला आज खसूसी अहकाम दिए हैं और जमात से अलहदगी का ऐलान करने वाले चौधरी फवाद हुसैन से एलानिया ला ताल्लुकी का इजहार की हदायत की है इमरान खान साहब ने। चुनाचा खान साहब की हदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी फवाद हुसैन से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का ऐलान करती है और वाज़ेह करती है कि चौधरी फवाद हुसैन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईमा पर बयानियाँ बनाने या अपनी किसी राय को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने के मजाज हैं। ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एलामिया जारी कर दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कहीं पे भी नहीं कर सकते। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब को कहा था कि आप जालिम के खिलाफ बोलें, जुल्म की निशानदेही करें, आप मजलूम में कीड़े मत निकालें। ये फवाद चौधरी साहब को पहले भी बार बार कहा गया था, लेकिन फवाद चौधरी साहब को लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डाउन चली जाए, अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर ले, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी अपने मौक़िफ़ को नरम कर लेगी। लेकिन मामला यह है कि लोगों को चोट लगती है तो लोग रोते हैं। अब दूसरी तरफ से ये कहा जाता है जी जुल्म और सितम का सिलसिला बंद कर दें, नाइंसाफ़ी बंद कर दें, तो हम भी अपने आप को ठीक कर लेंगे। अब ये जनाब पहले जो है वो कौन आंखें झपकता है, ये वाला मामला तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन ये जो सवाल है गोली क्यों चलाई, ये सवाल पाकिस्तान में उठना शुरू हुआ था और इस सवाल से जान छुड़ाने के लिए कभी कोई चीज़ तवज्जो डाइवर्ट की जाती है। अभी मीडिया को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई कि जैसे ही फौजी अदालतों का फैसला आएगा तो आपने हेडलाइंस चलानी है, आपने फलां टिकर्स चलाने हैं, आपको बयानात भेजे जाएंगे, आपने बयानात चलाने हैं, आपने बिल्कुल ट्रैक से नहीं हटना, पूरा दिन आपने ऊपर से नीचे तक आपने यही चीज़ें चलाते रहनी है, आपको हम बेचते रहेंगे। तो पाकिस्तान का मीडिया की क्या जरूरत है, जो उन्हें हुक्म आता है वो वही करते हैं और उन्हें वो करना पड़ता है, ये हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो गोली क्यों चलाई, इसको डाउन करने की कोशिश है, लेकिन गोली क्यों चलाई ये एक ऐसा सवाल है जो आसाब पे सवार हो गया है उन लोगों के जिन्होंने गोली चलाई या गोली चलाने का ऑर्डर दिया। अब ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रुकेगा, ये सवाल इन मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के साथ जुड़ के आएगा और पूरी दुनिया में आवाज़ आएगी। आने वाले दिनों में आप बरतानिया की पार्लियामेंट में इस सवाल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे होती हुई, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, और अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस में आप बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखेंगे, गोली क्यों चलाई इस क्वेश्चन के ऊपर, और कनाडा में भी आप होती हुई देखेंगे और यूरोपीय यूनियन में भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ वो खबर जो आने वाले दिनों में चीज़ें होने जा रही हैं, और ये सब कुछ मेरी इतला के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने से पहले होगा। एक मुज़ाकरात के हवाले से खबर है, वो ये है कि इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया गया है कि स्पीकर अयाज सादिक के पास जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनको ज़रा संजीदगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ले और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ अरसा चले तो मामला हल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दी हुई है और आज तक की डेडलाइन थी। अब देखते हैं कि हुकूमत इस संजीदा कोशिश के अंदर आती है ये नहीं आती, लेकिन एक जो स्टेटमेंट बैरिस्टर साद रसूल साहब ने दिया उसमें सारी कहानी है एक जुमले के अंदर, और उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में सब कुछ समझा दिया है कि हुकूमत मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था तो मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात करनी पड़ी, लेकिन बैरिस्टर साद रसूल क्योंकि एक ज़बरदस्त किस्म के बैरिस्टर हैं तो उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया। मैं उनका एक जुमला आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मुज़ाकरात से हुकूमत क्यों भागती है। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट को जो भी तरीके इंसाफ को देना होगा वो हुकूमत की जेब से निकाल कर देना होगा, इसलिए हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात हों। अब इसके अंदर जनाब पूरी कहानी है, और मुज़ाकरात इसलिए नहीं होंगे। अब हुकूमत दावे करती है जी इकॉनमी ठीक हो गई है, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है। ये कौन सी इकॉनमी ठीक हुई है? किसी आम आदमी के मुंह के आगे माइक करो, वो आपको बताएगा कि इकॉनमी कितनी ठीक हुई है। सिर्फ एक वीलॉग आप और इंतज़ार करें, अगर कोई बड़ी खबर ना आई
تو اکانومی کے اوپر اس حکومت کا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے اور آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے کہ کیسا ٹکا کے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے، اور یہ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے الیکشن آنے والا ہے، اور جب الیکشن آئے گا تو یہ کہیں گے ہم تو اکانومی ٹھیک کر رہے تھے، عمران خان نے ہماری حکومت گرا دی، آؤ ہمیں دوبارہ حکومت دے دو۔ حالانکہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، اور آج 300 یونٹ کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ٹرپل انہوں نے کی ہوئی ہے، 3 گنا انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے بجلی کی، یہ حالت کر دی انہوں نے غریب آدمی کی۔ اکانومی کے اوپر پوری ایک رپورٹ بنائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔